प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या जल का अवशोषण। हम पाठों में जल के अवशोषण की क्रियाविधि और इसके प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियोज़ के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि पादपों में जल अवशोषण होता है तो वो मृदा में पाया जाने वाला कौन से प्रकार का जल है, अर्थात जल के विभिन्न प्रकार, जल कितने रूप से मृदा में उपस्थित होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि मुख्य रूप से मृदा में पाए जाने वाले संपूर्ण जल को मृदा जल या कोलाड कहते हैं। उसमें से केवल और केवल उपलब्ध होने वाले जल को क्रिसाइड कहा जाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होती है वो केशिका जल या कैपिलरी वाटर होता है, अर्थात केवल और केवल केशिका जल ही पादपों को अवशोषण के लिए उपलब्ध होता है। अन्य सभी प्रकार के जल मृदा में होते हुए भी पादपों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। इसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं और आज पढ़ेंगे कि मृदा में उपस्थित जल की कमी होने पर अथवा जल की अधिकता होने पर पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मिलर ने 1943 के अंतर्गत ये बताया था कि मिट्टी के अंदर उपस्थित जल पादपों के लिए उपलब्ध होता भी है, नहीं भी उपलब्ध होता है। इसके संदर्भ में इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया जिसको ड्रॉप्ड अथवा शुष्कता कहते हैं। तो सबसे पहले शुष्कता को परिभाषित करने का श्रेय जाता है जो पादपों के संदर्भ में वो मिलर साहब को है। इन्होंने क्या बताया था कि मृदा में जल उपस्थित होते हुए भी अथवा अनुपस्थित होने पर पादप उस जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था को शुष्कता कहते हैं। ये मूल रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल और दूसरी होती है फिजियोलॉजिकल प्रकार की। फिजिकल अथवा हम इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक शुष्कता का तात्पर्य क्या हुआ कि मिट्टी के अंतर्गत या मृदा में जल अनुपस्थित होता है, फलस्वरूप पादप जल का अवशोषण नहीं कर पाता। ऐसा जितने भी डेजर्ट या रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वो भौतिक शुष्कता के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इस क्षेत्र में जल की अत्यधिक कमी होती है, फलस्वरूप पादपों में शुष्कता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल। मिलर साहब के अनुसार फिजियोलॉजिकल शुष्कता वो होती है जिसमें मृदा में जल उपस्थित होते हुए भी वो पादप जल का अवशोषण नहीं कर पाता। इसको क्या नाम देंगे, कार्यकी अथवा फिजियोलॉजिकल। उदाहरण क्या होते हैं इसके, जैसे बर्फीले क्षेत्र अथवा शीत प्रदेश के क्षेत्र। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला जल बर्फ के रूप में जमा होता है, जल उपलब्ध है लेकिन फिर भी पादप उस जल का अवशोषण नहीं कर पाता। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास में शुष्कता से संबंधित। इसको पढ़ना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि जल का अवशोषण के टॉपिक को पढ़ते समय हमारे मन में एक ही विचार आता है कि जल उपलब्ध नहीं होता अथवा पादप उसको अवशोषण नहीं कर पाता। उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो सीधा सा अर्थ है, प्रभाव की जब बात करेंगे तो शुष्कता के कारण पादपों में पाए जाने वाले रंध्रीय गति प्रभावित होती है, फलस्वरूप रंध्र बंद हो जाएंगे। इस कारण प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड और श्वसन क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाली गैसों का विनिमय नहीं हो पाएगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण बाधित होगा, खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं होगा,
पौधे की उपापचय क्रिया सीधी सी प्रभावित होती है। ये था शुष्कता का प्रभाव। एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है कि यदि किसी क्षेत्र विशेष में अचानक जल भर जाता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है और वो पानी वहाँ पर लंबे समय तक पड़ा रहता है, स्थिर रहता है, तो उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? वनस्पति उस जल का अवशोषण करके शीघ्रता से वृद्धि करेगी या जो वनस्पति पहले से मौजूद है वो नष्ट हो जाएगी? तो इसका सीधा सा अर्थ होता है या इसका आंसर है कि वहाँ पे पहले से जो मौजूद है वनस्पति, जो पानी के अंतर्गत खड़ी है, वो धीरे धीरे सूखना प्रारंभ हो जाएगी, नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। इसका मतलब इस टॉपिक को जब पढ़ रहे हैं तो वो कौन से टॉपिक के अंतर्गत आता है? शुष्कता के अंतर्गत आता है। और वो कौन सी शुष्कता है? फिजियोलॉजिकल प्रकार की। क्योंकि जल तो उपलब्ध है लेकिन पादप उस जल का अवशोषण नहीं कर पाता, जिसके कारण पादप जल के अभाव में नष्ट हो रहा है। हालांकि पादप खड़ा पानी के अंदर है लेकिन उस जल का अवशोषण नहीं कर पाता, फलस्वरूप पादप धीरे धीरे सूखना प्रारंभ हो जाएंगे। जब किसी क्षेत्र विशेष में पानी भरने के कारण फिजियोलॉजिकल ड्रॉपनेस अथवा कार्य की शुष्कता उत्पन्न होती है, ऐसी प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को जलाक्रांत के नाम से जानते हैं। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक वाटर एब्जॉर्प्शन अथवा जल के अवशोषण से संबंधित पढ़ा आपने। दूसरा इसी प्रकार का टॉपिक आता है जिसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज या स्थायी मलानिता या मलानी प्रतिशतता। होता है क्या है विद्यार्थियों कि कई बार हम देखते हैं कि सुबह एक पौधा या बहुत सारे पौधे बहुत तरोताज़ा होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में या दोपहर के समय उसकी पत्तियां लटक जाती है, पौधा मुरझा जाता है, इत्यादि प्रकार के लक्षण होते हैं। और हम उन मुरझाए हुए पौधों को यदि पानी देना प्रारंभ कर देते हैं तो कुछ ही समय में वो पौधे पुनः अपनी तरोताज़ा अवस्था में आ जाता है। ये इस प्रकार की प्रक्रिया क्यों हुई? अथवा यदि हम उसको पानी नहीं देते, उसकी जलापूर्ति नहीं करते, उस कंडीशन में परमानेंट पौधा मुरझाए वही रहता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो पौधों में होने वाली ये प्रक्रिया जिसके कारण पौधा स्फीति अवस्था से कुछ समय के लिए सल्त अवस्था में आ जाता है, उसी को ही विल्टिंग अथवा मलानी अवस्था कहते हैं। क्या नाम देंगे? मलानी अवस्था। मलानी अवस्था या मलानी की प्रक्रिया को सबसे पहले परिभाषित किया था ब्रिग्स और सेंटेंसन के द्वारा 1992 में इन वैज्ञानिकों ने विल्टिंग अथवा परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज के बारे में बताया था। जब पौधे को कुछ समय के लिए जल की पूर्ति नहीं होती, जलापूर्ति नहीं होती, उस अवस्था में वो मुरझा जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वापस तरोताज़ा हो जाता है। इसका मतलब ये जो मलानी अवस्था है ये कुल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली प्रकार की इंसिपिएंट या प्रारंभिक मलानिता। इस मलानिता के अंतर्गत मृदा में जल उपलब्ध होता है, लेकिन दोपहर के समय वाष्प उत्सर्जन अत्यधिक होने के कारण मेसोफिल कोशिका से जल का ह्रास अधिक होता है। फलस्वरूप मेसोफिल क्षेत्र की कोशिकाएं स्फीति अवस्था खो देती है, इसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं। लेकिन जैसे ही वाष्प उत्सर्जन अथवा अवशोष जल का अवशोषण और वाष्प उत्सर्जन बराबर हो जाता है, उस स्थिति में पौधे वापस या पत्तियां वापस तरोताजा हो जाती है। इस प्रकार की मलानिता को इंसिपिएंट अथवा प्रारंभिक मलानिता कहते हैं। मुख्य रूप से इस प्रकार की मलानिता पर्ण के अंतर्गत देखने को मिलती है। किसमें मिलेगी? केवल लीव्स के अंदर इस प्रकार की संरचना होती है जो 1 घंटे के लिए अथवा 2 घंटे के लिए उपलब्ध होती है। दूसरी होती है टेम्परेरी अथवा अस्थायी मलानिता। इस प्रकार की मलानिता शाखाओं के साथ साथ पत्तियों में देखने को मिलती है। तो शाखाओं में देखने को मिलेगी, पत्तियों में। अब पत्तियां 2 टाइप्स की पाई जाएगी इसमें। कौन कौन सी? एक पर्ण होगी वो आधारीय भाग में उपस्थित होगी और दूसरे भाग में होगी वो शीर्षक भाग में उपस्थित होगी।
टेम्पेरेरी मलानिता सबसे पहले आधारीय भाग की पर्ण के अंदर उत्पन्न होती है, उसके बाद में शीर्षक भाग की पर्ण में इस प्रकार की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। इसका कारण क्या है कि इस तरुण पर्ण या शीर्षक कोश पर्ण की कोशिकाओं का आकार छोटा छोटा होता है। फलस्वरूप ये आधारीय भाग से अथवा आधारीय भाग की पर्ण से भी जल को अवशोषण करने की कैपेसिटी रखते हैं। इन कोशिका का प्रासंगिकता अधिक होने के कारण जल को अत्यधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं, जिसके कारण शीर्षक कोशिका तो स्फीतीय अवस्था में रहती है, लेकिन आधारीय कोशिका अथवा आधारीय पर्ण की कोशिकाएं मलानिता प्रदर्शित करती है। तो टेम्पेरेरी मलानिता कहाँ प्रदर्शित होगी? आधारीय भाग की पहले पर्ण में, उसके बाद में शाखाओं में। इस प्रकार की मलानिता मुख्य रूप से मृदा में जल की कुछ मात्रा में कमी के कारण होता है। सामान्य तौर पर दोपहर के समय या तापमान में वृद्धि के समय ये उत्पन्न होती है। इस दौरान वाष्पो उत्सर्जन की दर जल अवशोषण की दर की तुलना में अत्यधिक होती है। किसकी मात्रा? वाष्पो उत्सर्जन की मात्रा अधिक होने के कारण पादप भाग से जल का ह्रास अधिक होता है, फलस्वरूप मलानिता उत्पन्न होती है। लेकिन जलापूर्ति होने पर ये भी वापस समाप्त हो जाती है या टेम्परेरी मलानिता समाप्त हो जाती है। तीसरे प्रकार की आती है परमानेंट प्रकार की, जब मृदा में जल की कमी हो जाती है लेकिन वाष्प उत्सर्जन लगातार होता रहता है, तो इस असामान्यता उत्पन्न होने के कारण पादप भाग से जल की हानि हो जाती है। फलस्वरूप परमानेंट मलानिता या स्थायी मलानिता उत्पन्न होती है। टेम्परेरी या अस्थायी मलानिता और स्थायी मलानिता के संदर्भ में यदि बात करें तो अस्थायी मलानिता उत्पन्न होने के पश्चात यदि पादप को जलापूर्ति नहीं होती है, उस स्थिति में वो परमानेंट मलानिता में या स्थायी मलानिता में परिवर्तित हो जाती है। तो विद्यार्थियों, कुल 3 प्रकार की मलानिताएं पौधों के अंदर देखने को मिलती हैं। जब किसी पौधे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पौधा है, दोपहर को मुरझाया था, शाम को वो तरोताजा हो गया, लेकिन दूसरे दिन फिर पौधा मुरझाया और वापस तरोताजा होने की स्थिति में नहीं आया, मतलब प्रथम बार इसके अंदर स्थायी मलानिता प्रदर्शित हो गई। जब इस पौधे में प्रथम बार स्थायी मलानिता प्रदर्शित हुई अथवा मलानिता के लक्षण प्रदर्शित हुए, उस समय मृदा में पाए जाने वाले जल की मात्रा, किसकी मात्रा? जल की मात्रा किस में उपस्थित है? मृदा में। परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्थायी मलानिता प्रतिशतता। क्या हुई? वापस देखिए, किसी भी पौधे में प्रथम बार स्थायी मलानिता के लक्षण उत्पन्न होते समय मृदा में उपस्थित जल की मात्रा स्थायी मलानिता प्रतिशतता कहलाती है या स्थायी मलानी गुणांक कहलाता है। तो मूल रूप से जल की मात्रा है वो मृदा में पाई जाने वाली है, अर्थात ये एक प्रकार से मृदा का गुण होता है। किसका गुण होता है? मृदा का। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लीट होता है, मलानिता और मलानिता के प्रकार। मलानिता के प्रभाव क्या उत्पन्न होंगे? सीधी सी बात है कि रंध्र बंद हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की विक्रिया या फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रभावित होगी, पादप की उपापचय क्रिया कम होती है और ग्रोथ कम होती है। फील्ड कैपेसिटी किसको कहते हैं? जल धारण क्षमता। मिट्टी में एक बार जल को संतृप्त करने के बाद उसमें से जल रिस करके बाहर निकल जाता है। जल के रिसने के बाद में जितना जल उस मृदा नमूने के अंदर रहता है, शेष रहता है, उसको फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। तो जब टोटल फील्ड कैपेसिटी में से परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज को निकाल दिया जाए तो उस जल की मात्रा को वाटर सप्लाइंग कैपेसिटी कहते हैं अथवा जलापूर्ति क्षमता के नाम से जानेंगे। क्या होगा? मान लेते हैं कि इस मृदा की फील्ड कैपेसिटी या 50 ml है,
या 50% है, उसमें से परमानेंट बिल्टिंग परसेंटेज की मात्रा है वो 20% है। कितनी हुई? 20%। तो माइनस कितना आया? 30%। ये 30% जल पादप के लिए अवेलेबल होता है, पादप को पूर्ति करता है, क्योंकि ये तो टोटल है। और ये स्थायी मलानिता के लक्षण प्रकट हो रहा है उस समय जल के अंदर मृदा में उपस्थित, अर्थात पादप को ये अवेलेबल नहीं हुआ, उसी कारण मलानिता प्रदर्शित हुई। फलस्वरूप ये जो जल की मात्रा है उसको नाम देंगे वाटर सप्लाई कैपेसिटी। वाटर सप्लाई कैपेसिटी अलग अलग मृदा नमूने की अलग अलग प्रकार से होती है। पादपों में जल अवशोषण हेतु कौन कौन से प्रकार के ऑर्गन्स या अंग पाए जाते हैं? तो हम शुरुआत करते हैं लोअर प्लांट से। एल्गी और फंगी के अंतर्गत संपूर्ण सतह से जल का अवशोषण होता है, संपूर्ण पादप सतह से, अर्थात उसके लिए कोई विशेष प्रकार के अंग जैसी संरचना नहीं पाई जाती। सामान्यतः फंजाई है वो वायुमंडल से आर्द्रता को ग्रहण करती है, जबकि एल्गी है वो अधिकांश एल्गी जल के अंतर्गत ही पाई जाती है या अधिक आर्द्रता युक्त क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। इसलिए ये संपूर्ण क्षेत्र से जल का अवशोषण करने की कैपेसिटी रखते हैं। ब्रायोफाइट, जिसको पादप जगत के उभयचर कहते हैं, इसके अंदर पाई जाने वाली एक कोशिकीय मूलाभास अथवा राइजोड्स, कौन सी संरचना? राइजोड्स के द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में मूलाभास से विकसित संरचना रूट पाई जाती है, और इस रूट के द्वारा ये तीनों प्रकार के पादप जल का अवशोषण करने का कार्य करते हैं, अर्थात रूट ही वह संरचना होती है जो पादप में जल अवशोषण अंग के रूप में प्रयुक्त होता है। जबकि एक और प्रकार के पादप होते हैं जिसको नाम देते हैं एपिफाइटिक प्रकार के या अधिपादपीय पादप। इन पादपों की जड़ें होती हैं वायु में लटकी हुई होती है, इसलिए इसको एरियल रूट या वायवीय रूट के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट जल के संपर्क में नहीं होती और वातावरण की आर्द्रता को ग्रहण करके जल की पूर्ति करता है, इसलिए इन रूट्स के अंदर वेलामेन नामक एक टिश्यूज पाए जाते हैं। कौन से टिश्यूज है? वेलामेन टिश्यूज। और इन वेलामेन ऊतक की सहायता से ही ये वायुमंडल की आर्द्रता को ग्रहण करने का कार्य करता है। लेकिन फिर भी है क्या? ये एक रूट ही है। वेलामेन टिश्यूज इन सामान्य पादपों के रूट के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। पादप जल का अवशोषण कहाँ से करता है, कितनी गहराई से करता है, इसके आधार पर पादप हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सतही भोजी या सरफेस फीडर, और दूसरे होते हैं डीप फीडर या अंत भोजी, जो गहराई से जल को अवशोषित करते हैं। सरफेस फीडर के पादप मुख्य रूप से मोनोकोटिलिडन्स प्रकार के हैं। इनकी जड़ें होती हैं वो जमीन की ऊपरी सतह पर फैली हुई होती है और वहीं से ये जल को अवशोषित करते हैं। डीप फीडर के अंतर्गत मुख्य रूप से डाइकोट प्रकार के प्लांट होते हैं, जिसके अंदर पाई जाने वाली टैप रूट मिट्टी के अंदर या मृदा में गहराई तक पहुंच करके गहराई से जल को अवशोषित करता है। तो जल को अवशोषित करने के आधार पर प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट? एंजियो, जिम्नो और टेरिडो। उसमें से मुख्य रूप से एंजियो की बात करें और जिम्नो की बात करें तो ये दो प्रकार के सरफेस फीडर और डीप फीडर। बात करते हैं हम कि पादप के अंदर जल अवशोषण अंग के रूप में वो रूट होती है, तो रूट की स्ट्रक्चर कौन सी होती है और रूट के कौन से सरफेस से जल का अवशोषण होता है। जल के अवशोषण क्षेत्र को पहचान करने के लिए, क्योंकि संपूर्ण रूट होती है वो जल का अवशोषण करती है तो नहीं कर सकती, तो कौन सा क्षेत्र होता है, इसके लिए हमें रूट की सामान्य संरचना या बाह्य संरचना समझना जरूरी होती है। तो स्टूडेंट्स, रूट को मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे अग्र भाग होता है वो रूट कैप कहलाता है। ये मूल रूप से एक टोपीनुमा संरचना होती है जो बहुकोशीय की संरचना होती है। केवल इसका कार्य क्या होता है कि अग्रभाग जब ग्रोथ करके लंबाई में वृद्धि करेगा तो ये मिट्टी के कणों के माध्यम से या मिट्टी के कणों के मध्य उपस्थित अवकाश से होता हुआ आगे बढ़ेगा।
इसके कारण ये अग्रभाग मिट्टी के कणों के साथ में घर्षण करेगा और घर्षण के कारण इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना सबसे अधिक होगी। इसलिए ये अग्रभाग को हमेशा घर्षण से बचाता है, इसलिए उसको नाम देते हैं रूट कैप। सेकंड होता है वो सेल डिवीजन क्षेत्र होता है जो लगभग 1 मिलीमीटर है। वो रूट कैप जिस भाग को घेरे रखता है उसको जोन ऑफ सेल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की कोशिका विभ्योतिक प्रकार की होती है, रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है, केंद्र की स्पष्ट रूप से बड़ा होता है और जीवद्रव्य सघन होता है, जो लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते हैं, जिसके कारण इस रूट की लंबाई लगातार बढ़ती रहती है। तीसरा जो क्षेत्र आता है उसको जोन ऑफ सेल इलोंगेशन कहते हैं या कोशिका विवर्धन क्षेत्र। सेल डिवीजन क्षेत्र के जस्ट पीछे की ओर पाए जाने वाली ये कोशिका है जिनमें विभाजन की कैपेसिटी समाप्त हो चुकी है, वो विभ्योतिक नहीं है, वो परमानेंट टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो अपने आकार और आयतन में वृद्धि करके कोशिकाओं का आकार बढ़ाता है, जिसके कारण रूट की लंबाई पुनः बढ़ती है। इस क्षेत्र को क्या नाम देते हैं? इलोंगेशन क्षेत्र। केवल इलोंगेशन प्रोसेस के द्वारा रूट की लंबाई में वृद्धि होती है। क्योंकि ये इस क्षेत्र की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक टाइप्स की नहीं है, इसीलिए इनमें वैक्यूल्स डेवलप हो जाती है, बड़ी वैक्यूल्स बनती है, केंद्र छोटा होता है, लेकिन अभी भी इसका साइटोप्लाज्म होता है, डेंस होता है या सघन जीवद्रव्य युक्त होता है। तो ये पूरा क्षेत्र होता है वो कहलाता है जोन ऑफ इलोंगेशन। थर्ड टाइप से वो रूट हेयर जोन है, ये एक रूट है। इस क्षेत्र में होगा क्या? एपिडर्मिस की कोशिका से या उसमें विवर्धन से छोटे नलिकीय और रोम समान स्ट्रक्चर निकलती है। इस स्ट्रक्चर को रूट हेयर कहते हैं। ये रूट हेयर लगभग 10 मिलीमीटर तक लंबे और 0.1 से लेकर के 1.0 मिलीमीटर व्यास की नलिकीय संरचना होती है, सिंगल सेल युक्त होती है। इसकी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसके कारण इसकी पारगम्यता सर्वाधिक होती है और इसी पारगम्यता के कारण ये मृदा में उपस्थित जल को आसानी से रूट हेयर के अंदर प्रवेशित होने के लिए प्रेरित करता है। यदि ये पारगम्य नहीं होती उस स्थिति में जल का अवशोषण नहीं होता। रूट हेयर क्षेत्र में वो रूट हेयर की संख्या अधिक होती है। यह सामान्य सरफेस की तुलना में हेयर की प्रजनन के कारण अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल ये 1 मिलीमीटर क्षेत्र था, उसके द्वारा जल का अवशोषण होता, लेकिन रूट हेयर के निर्माण होने का मान लेते 10 रूट हेयर बन गए, तो एक की लंबाई 10 मिलीमीटर होती है, तो टोटल सरफेस कितना होगा? 100 मिलीमीटर का होगा। तो लगभग ये 10 गुना या 100 गुना जल का अवशोषण बढ़ाता है। इसलिए हम सिंपल भाषा में उसको क्या कहेंगे कि रूट हेयर की प्रेजेंस के कारण जड़ के अवशोषण का क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। इस रूट हेयर में एक बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है और इसके अग्रभाग में एक छोटा सा केंद्र पाया जाता है, जिसके कारण इसकी उपापचय क्रिया संपन्न होती है। तो इस रूट का मुख्य क्षेत्र कौन सा है कि संपूर्ण रूट से जल का अवशोषण नहीं होता, बल्कि केवल और केवल रूट हेयर क्षेत्र से ही जल का अवशोषण होता है। जैसे जैसे रूट की लंबाई बढ़ती जाती है, पहले विकसित रूट हेयर परिपक्व हो जाते हैं, अर्थात इस समय इसकी कोशिका भित्ति पर डिपोजिशन होने के कारण इसकी परमेबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। फलस्वरूप ये जल का अवशोषण करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए इनके स्थान पर नए रूट हेयर का डेवलपमेंट होना आवश्यक है। इसलिए जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, लंबाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पुराने रूट हेयर हैं इनएक्टिव हो जाएंगे और नए का निर्माण होता रहेगा। तो रूट हेयर हमेशा या रूट हेयर जोन हमेशा आगे की ओर वृद्धि करता रहता है, आगे की ओर ट्रांसफर होता है। इसके पीछे का चित्र, किसकी? रूट हेयर जोन के पीछे का चित्र है वो जोन ऑफ मैच्योरेशन अथवा परिपक्व क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में रूट हेयर अनुपस्थित है या उपस्थित है तो इसकी कोशिका भित्ति अपारगी में होने का जल का अवशोषण नहीं कर पाते, फलस्वरूप वो अवशेषी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस पर स्थूलन होने के कारण जल का अवशोषण नहीं कर सकता,
इसकी आंतरिक क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली कोशिका की भित्ति पर भी स्थूलन हो जाने के कारण जल का अवशोषण नहीं करते हैं। इस क्षेत्र को नाम देते हैं परिपक्व क्षेत्र। इस क्षेत्र में जल के अवशोषण नहीं होने के साथ साथ में इसमें सेल डिवीजन, इलोंगेशन या रूट हेयर का डेवलपमेंट नहीं होता है। परिपक्व क्षेत्र में सैवनीय ऊतकों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। जाइलम का विकास रूट हेयर के जोन से होना प्रारंभ हो जाता है और जस्ट इसके साथ ही फ्लोएम का निर्माण होना प्रारंभ होता है। अर्थात रूट हेयर से आगे के इस क्षेत्र में सैवनीय ऊतक अनुपस्थित होते हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे? रूट कैप, सेल डिवीजन जोन और सेल इलोंगेशन क्षेत्र। इस प्रकार से ये एक सामान्य से स्ट्रक्चर है, वो रूट की स्ट्रक्चर है। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एंजियोस्पर्म में मूल रूप से रूट होती है, वो जल अवशोषक अंग के रूप में काम करती है और जल अवशोषण क्षेत्र के आधार पर ये सरफेस फीडर और डीप फीडर के प्लांट्स पाए जाते हैं। रूट के अंतर्गत कुल 5 क्षेत्र पाए जाते हैं: रूट कैप, सेल डिवीजन जोन, सेल इलोंगेशन क्षेत्र, रूट हेयर रीजन और जोन ऑफ मैच्योरेशन। इसमें से केवल और केवल रूट हेयर जोन क्षेत्र से ही जल का अवशोषण होता है। तो आज के इस वीडियो में जल के अवशोषण के सेकेंड पार्ट का डिस्कस किया है। अगले वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे जल अवशोषण की क्रियाविधि अथवा वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के बारे में।